तो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है x² प्लस 4x, जहां पे x बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है और ये क्यूब है जिसकी साइड a है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0, 0। तो इसमें स्टोर्ड हमें क्या बतानी है, टोटल एनर्जी बतानी है। कैसे बता सकते हैं, सिंपली आप ये जानते हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है, तो क्यों ना हम x पे जाके एक वॉल्यूम को क्या कर दें, फिक्स कर दें। अगर हम x पे जाके वॉल्यूम को फिक्स कर देंगे तो हम टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं यहां से x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस की एक वॉल्यूम कंसिडर कर लेता हूं। तो ऐसी कुछ वॉल्यूम हमें मिलेगी। ठीक है ना, ये पीछे जा रही होगी इस तरह से। अब इस वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इनटू इस छोटी सी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पे हमें इसमें स्टोर्ड छोटी सी एनर्जी मिल जाएगी। तो डीई को बोला जा सकता है जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इसके अंदर वो कितनी हो जाएगी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हमें मिल जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी x² प्लस 4x का होल स्क्वायर। ये तो हो गई एनर्जी डेंसिटी इंटू इस स्क्वायर, छोटी सी स्क्वायर प्लेट जैसा है इसकी वॉल्यूम, वो हो जाएगी एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इसका हो जाएगा a² इंटू थिकनेस हमारी है dx। इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे x बराबर 0 से लेके a तक, तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट a²/2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 16x² प्लस 8x³ इंटू dx, 0 से लेके a तक। सॉल्व करोगे आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट a²/2 a की पावर 5/5 प्लस 16a³ प्लस 2a की पावर 4। ठीक है ना, तो ये हमें मिल जाएगा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द वॉल्यूम, जो हमसे वॉल्यूम बोली गई है। ठीक है, इस क्यूब के अंदर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इतनी आ जाएगी। किसी को डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट? तो इस पे एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है पहले, सेल्फ एनर्जी बोला किसे जाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम हो, मान लो कि आपके पास स्पेस में 2 पार्टिकल्स हैं, एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2 और उनके बीच का सेपरेशन है R, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन करते हो K Q1 Q2/R। ठीक है ना, ये हमने डिफाइन किया है क्या क्या कंसीडर करते हुए, हम ये मान के चलते हैं इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितनी है, 0। और हम डिफाइन इसे ये करते हैं कि इंफिनिटी से इन दोनों चार्जेस को लेके आने में और आर सेपरेशन पे लाके रख देने में हमें जितना वर्क करना पड़ा होगा उसे बोला जाता है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप याद करो तो ये बताया गया था कि शुरुआत में दुनिया में कुछ भी नहीं है, आप चार्ज लेके आए थे Q1 और आपने एक जगह पे रख दिया, आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा नहीं, क्योंकि कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं। फिर हम इन्फिनिटी से दूसरा चार्ज लेके आए थे Q2, उसे इस Q1 का रिपल्शन महसूस करना पड़ा होगा और इसलिए हमें कुछ वर्क भी करना पड़ा होगा। वो सारा वर्क जो है किसके अंदर स्टोर हो गया होगा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ अ होलोस्फीयर की। तो इसे पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट किया गया है। मान लो कि आपके पास एक होलोस्फीयर है। ठीक है, यहां मैं कौन कौन सा कंसिडर कर रहा हूं, आप ले सकते हो यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग या फिर हॉलो कंडक्टिंग। ठीक है ना, कंडक्टिंग हो तो फिर हॉलो। ऐसा हमारे पास अगर स्फीयर है तो उसे भी जब आपने क्रिएट किया होगा तो आपको वर्क करना पड़ा होगा। ठीक है ना, बेसिकली ऐसा मान सकते हो कि आपके पास पहले एक न्यूट्रल स्फीयर था और हम ऐसा अज्यूम कर लें कि हम इन्फिनिटी से एक एक चार्ज लाके उसके ऊपर रख रहे थे, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा। तो मैं तो ऐसा मान लेता हूं कि हमें बनाना है एक R रेडियस का स्फीयर। ठीक है ना, हमें एक R रेडियस का स्फीयर बनाना है जिसके ऊपर चार्ज रहे कितना, Q।
तो इसका एक एक पार्टिकल इन्फिनिटी से लेके आने में और इस स्फीयर को क्रिएट करने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा वो सारा का सारा वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो गया होगा, इस स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। तो इसे क्रिएट करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे हम नाम दे देते हैं सेल्फ एनर्जी। ठीक है, तो अब मैं वही कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मान लो कि आपने कोई जनरल टाइम ले लिया है t, तो किसी जनरल टाइम t पे मैं मान लेता हूं कि पूरा स्फीयर अभी नहीं फॉर्म हुआ है और हम इतना स्फीयर फॉर्म कर चुके हैं। मान लो कि आप q चार्ज को लेके आ चुके हो, आप सारे चार्ज को लाके ऑब्वियसली r दूरी पर रखो। अब यहाँ पे इन्फिनिटी है मान लेते हैं, और आप इन्फिनिटी से एक और चार्ज लेके आते हो dq, और उसे लाके हम कहां पे रख देंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे रख देंगे। ठीक है ना, ताकि इस तरह से आप पूरा एक स्फीयर फॉर्म कर सको। तो इस dq को इन्फिनिटी से लेके आने में और इस पॉइंट पे रखने में हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, आपके पास पूरा स्फीयर तो है ही, लेकिन अभी आप सिर्फ कितना चार्ज लेके आ पाए उसके ऊपर, q चार्ज लेके आ पाए, और आप dq चार्ज लाके और रख रहे हो। हमें पता है कि अगर एक हॉलो स्फीयर के ऊपर स्मॉल q चार्ज आ चुका है तो उसकी सरफेस के ऊपर एक पोटेंशियल भी आ चुका होगा जिसकी वैल्यू होगी kq/r, यानी कि इस स्फीयर की सरफेस पर इतना पोटेंशियल आ चुका है। और इस चार्ज को इन्फिनिटी से आप उठा के यहाँ पे रख रहे हो, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्क की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ का पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो वही मैं लिख देता हूँ, जो आपको वर्क करना पड़ा है वो हो गया यहाँ का पोटेंशियल यानी kq/r इंटू जो चार्ज आप लेके आए हो dq। ये हमें छोटा सा वर्क करना पड़ा एक स्मॉल dq चार्ज को इन्फिनिटी से इस कंडक्टर के ऊपर लाके रखने में। इसी को मैं क्या कर देता हूँ इंटीग्रेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। चार्ज इनिशियली 0 होगा और फाइनली आप चार्ज लेके आ रहे हो q। यहाँ से वर्क की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी k/r, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q dq, 0 से लेके q तक। ठीक है ना, q का इंटीग्रेशन dq के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, q²/2। यहाँ से हमें मिलता है k/r इंटू q²/2। k की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड जो हमें मिल रही है, या जिसे मैं बोल सकता हूँ सेल्फ एनर्जी, u सेल्फ के नाम से, वो हमें मिल जाएगी q²/k को मैं लिख देता हूँ 1/4πε0, 2 से मल्टीप्लाई होगा 8πε0r। तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है ना, हॉलो। किसी को कोई डाउट है? तो हमने सेल्फ एनर्जी बोला किसे है, तो सेल्फ एनर्जी बोला गया है कि आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आए हो और आपने ये एक चार्ज स्फीयर क्रिएट किया है। हाँ बिल्कुल याद रखना है, याद रखना होगा आपको। एक तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है कि सेल्फ एनर्जी जो है q² के प्रोपोर्शनल आएगी। ठीक है ना, और ये फॉर्मूला भी याद रखना है, एडवांस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन देता है आपको जैसे कि हमारे पास एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है r रेडियस का जिसपे चार्ज है q। ठीक है ना, और एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है q जो कि इसकी सरफेस से कोई डिस्टेंस 2r पे रखा हुआ है। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कोशिश करो बताने की। ठीक है, तो नाम अलग अलग है। ठीक है ना, टोटल का मतलब क्या हो जाता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, जो दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, प्लस इसमें आपको लिखनी पड़ती है सेल्फ एनर्जी। तो जब भी क्वेश्चन में टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा गया हो तो एक तो आपको सेल्फ एनर्जी इंक्लूड करनी होगी, और इंटरेक्शन एनर्जी जो कि हम जानते ही हैं, इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है k q1 q2/r
वो भी हमें यूज करना होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी, इस स्फीयर की सेल्फ एनर्जी हो गई Q² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस इंटरेक्शन के लिए K Q Q बाय उनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 3R, क्योंकि हमें पता है कि हम इसे पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। 5KQ² बाय 6R, ये भी लिख सकते हो आप इसे K के टर्म्स में अगर लिखना चाहो तो ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन पूछा गया है या इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है तो हम सिर्फ इसका आंसर देते हैं KQ1 Q2 बाय R। और अगर टोटल एनर्जी पूछा गया है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसका मतलब कि वो सेल्फ एनर्जी भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं। रुद्रायन क्या पूछ रहे हो तुम? यू सेल्फ का एक्स के एक्सप्रेशन के टर्म्स में याद रखना का कोई रीजन है क्या? के टर्म्स में याद कर लो, कोई कुछ नहीं है, तुम्हारी इच्छा है। ये कैसा डाउट है? आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। के टर्म्स में याद करना है, के टर्म्स में याद कर लो। ठीक है ना, तो अपने अपने ऊपर है किसमें आप याद करना चाहते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी सेल्फ एनर्जी ऑफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। पर मान लो कि अब हमें निकालनी हो सेल्फ एनर्जी ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हमें पता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में तो चार्ज सारी की सारी वॉल्यूम में रहता है। ठीक है ना, तो अब हम निकाल रहे हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो मान लो कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस R है और उसकी पूरी वॉल्यूम में चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है Q। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ क्या, चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी चार्ज बाय वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, अब हमें यही पता करना है कि कितना वर्क डन करना पड़ा होगा इन्फिनिटी से सारा चार्ज लाके इस स्फीयर के अंदर भरने में। ठीक है, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ा होगा? आपको चार्ज हर जगह पे चाहिए, है कि नहीं? तो शुरुआत में आपने एक पॉइंट चार्ज लाए होगे, फिर आपको चार्ज लाके इसके चारों तरफ फैला दोगे, फिर आप और चार्ज लाके 3D स्पेस में इसके चारों तरफ फैला दोगे और इस तरह से स्फीयर सॉलिड क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। तो वही मैं अज्यूम कर लूंगा कि किसी टाइम t पे क्या सिचुएशन होगी। मैं मान लेता हूं किसी टाइम t पे स्मॉल r रेडियस का स्फीयर फॉर्म हो चुका है और आप इन्फिनिटी से कोई dq चार्ज लेके इसके ऊपर रख रहे हो। ऑब्वियसली क्योंकि आपको यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्रिएट करना है तो आपको जो dq चार्ज आप लेके आए हो उसे इस सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस तरह से, ताकि इसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाए। और इसी तरह से dq ला लाके थोड़ी थोड़ी रेडियस बढ़ा के हम इसकी रेडियस फाइनली कितना करना चाहते हैं, r करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अब बस मैं ये लिख लेता हूं कि dq चार्ज जो मैं इन्फिनिटी से लेके आया उसे मैंने स्मॉल r रेडियस के स्फीयर की सरफेस पे बिछाया, तो इस स्फीयर की जो रेडियस है वो dr से इंक्रीज हो गई। तो इस dr और dq में मैं एक रिलेशन लिख सकता हूं कि dq बेसिकली कितना चार्ज होगा, तो dq ये इक्वल होगा जितना चार्ज इस वॉल्यूम में भरेगा जो मैंने शेड की है। इस वॉल्यूम में भरा हुआ चार्ज होगा डेंसिटी इंटू शेडेड रीजन की वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू शेडेड रीजन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? तो थिकनेस तो है dr और सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू dr। ये एक हमें रिलेशन मिल गई dq जो हम इन्फिनिटी से लाए हैं और उसे हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है स्मॉल r रेडियस के ऊपर। अब मैं लिख देता हूँ छोटा सा वर्क डन मुझे कितना करना पड़ा होगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो कि सरफेस पे है और इनटू जो चार्ज आप लेके आ रहे हो। पोटेंशियल सरफेस पे कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाता है KQ बाय R, हमें पता ही है। बस
स्मॉल आर रेडियस के अंदर अभी तक कितना चार्ज भर चुका होगा, तो उसमें मैं लिख सकता हूं अभी तक जो चार्ज भर चुका है वो है डेंसिटी इंटू इसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ गया के, क्यू की जगह रख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय स्मॉल आर के क्यू बाय आर। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल इंटू डी क्यू चार्ज जो आप लाके यहाँ पे रख रहे हो, जो कि हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4 पाई r² डी आर। इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके कैपिटल आर तक, तो हमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड मिल जाएगी। टोटल एनर्जी स्टोर्ड अगर यहां से कैलकुलेट की जाए तो उसकी वैल्यू हमें मिल रही है 4 पाई² रो स्क्वायर के r⁴ इंटीग्रेशन डी आर बाय 3। ठीक है ना, इसे हमें सॉल्व करना है जीरो से लेके कैपिटल आर तक। इसे जब आप सॉल्व करोगे स्टोर्ड एनर्जी, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3q² बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये हो जाएगा रिजल्ट किसके लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, जो कि आपने यूनिफॉर्मली जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हॉलो के लिए फॉर्मूला था q² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला है 3q² बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कितनी सेल्फ एनर्जी आएगी, बताओ। कोई बता सकता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हॉलो कंडक्टिंग वाला या फिर ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला? तो सभी लोग बोल रहे हैं हॉलो वाला। ठीक है, क्या रीजन होगा उसका? उसका रीजन बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि आप जो भी चार्ज लेके आओगे उसे सॉलिड कंडक्टर में कहीं भी लाके रखोगे, वो फ्लो करके तो कहाँ ही जाने वाला है, सरफेस पर ही जाने वाला है। तो वो हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी, और फाइनल पोजीशन तो फिर से क्या हो रही है, सरफेस। और सरफेस हमेशा कितनी रेडियस की होगी, कैपिटल आर रेडियस की। यहां तो क्या हो रहा था, चार्ज यहीं रुक जाता है अंदर, स्मॉल आर रेडियस तक ही रहता है। यही अगर कंडक्टर होता तो सारा चार्ज पहले ही कहां पहुंच गया होता, कैपिटल आर रेडियस पे पहुंच गया होता। तो आप वहां पे लिख सकते हो कि सॉलिड कंडक्टिंग के लिए भी रिजल्ट कौन सा आएगा, फॉर सॉलिड कंडक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है q² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, तो ये हो जाती है सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं लिख देता हूं। एक पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपके पास वही हॉलो स्फीयर है क्यू, और एक आपके पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है आर। आर 2q चार्ज मान लो इसके ऊपर। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन है 4r। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप के टर्म्स में भी बता सकते हो। तो पहले इसके लिए लिख देते हैं। ठीक है, सारा चार्ज कहाँ पे दिया हुआ है, सरफेस पे दिया हुआ है, और ये अगर हॉलो है तो इसके लिए हम लिख देंगे q² बाय 2r प्लस, इसके लिए अगर लिखना होगा तो वो हो जाएगा 3/5 k 2q का स्क्वायर बाय r प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय r। ठीक है ना, ये हमें मिल गया k q² बाय 2r प्लस
12kq²/5r और प्लस kq²/2r, तो 17kq²/5r शायद। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 17kq²/5r। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं है? एक और कर लेते हैं। ये थोड़ा ध्यान से करना, आपको सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। इसमें एक हमारे पास हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके अंदर रखा हुआ है एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसे ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं। रेडियस ऑफ ए को आप आर ले लो, रेडियस ऑफ बी को आप 2r ले लो। इस पे चार्ज +2q, इस पे चार्ज q। ठीक है ना, बताओ क्या आएगा सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी? कोई पूछ रहा है लास्ट वाले में पोटेंशियल वाला पार्ट क्यों ऐड हुआ? कौन सा पोटेंशियल वाला पार्ट? ठीक है, तो पहले तो हमने दोनों की सेल्फ एनर्जी लिख दी थी और फिर दोनों की इंटरेक्शन वाली एनर्जी भी लिख दी ताकि टोटल एनर्जी आ जाए। ठीक है, इसके लिए बताओ क्या आंसर आएगा? अंदर का रेडियस r है और बाहर का रेडियस 2r है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है पहले इनकी सेल्फ एनर्जी लिख देते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए। अगर हम बाहर वाले स्फीयर की सेल्फ एनर्जी लिखेंगे तो उसकी जो सेल्फ एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगी kq²/2 × 2r, क्योंकि इसकी रेडियस 2r है। अंदर वाले स्फीयर के लिए नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूला अगर हम लगा दें जो कि 3/5k2q²/r। ठीक है ना, ये हो गई अंदर वाले स्फीयर के लिए सेल्फ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी लिखने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों का समेशन हो जाएगा जो कि हो जाएगी हमारी सेल्फ एनर्जी। तो यू टोटल को मैं लिख सकता हूँ kq²/4r प्लस 12kq²/5r प्लस अब हमें लिखनी है इनकी इंटरेक्शन एनर्जी। तो आप अगर टू पार्टिकल सिस्टम याद करो तो मान लो एक चार्ज q1 यहाँ रखा हुआ है और q2 यहाँ रखा हुआ है और उनके बीच का सेपरेशन है r। तो इस सिस्टम की इंटरेक्शन एनर्जी जो हम लिखते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी हम लिखते हैं बेसिकली अगर मैं q1 की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिख दूं तो उसकी वैल्यू आएगी kq1/r और इनटू इस चार्ज का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए q2 तो ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो सिमिलर चीज हमें इन दोनों स्फीयर्स के लिए करनी पड़ेगी। या तो मैं इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इन सभी चार्जेस के लिए पोटेंशियल लिखूं और उस पोटेंशियल से इनका चार्ज मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से अपने सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, क्योंकि सारे चार्जेस हॉलो स्फीयर के 2r डिस्टेंस पे, तो वहां पे पोटेंशियल लिखूं और उससे +q को मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं क्या करता हूं, हमें पता है क्योंकि कोई भी स्फीयर अपनी सरफेस पे जो पोटेंशियल डेवलप करता है वही वो अंदर वाले पॉइंट्स के लिए भी डेवलप करता है। तो अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल हॉलो स्फीयर के अंदर जो आ जाएगा वो आ जाएगा kq/2r और इनटू अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उसके चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर दें 2q। तो ये जो हमें मिला है ये हो जाएगी आपकी इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है ना, इसकी जगह अगर मैं ये सोचता कि सारा +q चार्ज इस सेंटर से 2r दूरी पे है और इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल लिखा जाए तो वो हमें कितना मिल जाता है k2q/2r और इनटू जितना भी चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सारा चार्ज जो कि 2r दूरी पे है वो कितना है q। तो आप ये भी लिख सकते थे। तो या तो आप ये इंटरेक्शन एनर्जी लिखते हो या फिर आप ये इंटरेक्शन एनर्जी लिख देते।
ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों का जो समेशन होगा इसे बोला जाएगा सिस्टम की टोटल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हमें अभी तक ये पता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग वॉल्यूम है, ठीक है ना, आपके पास अगर कोई कंडक्टिंग वॉल्यूम है और से अगर आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो अगर इनसाइड वाले पॉइंट पे आपसे ई नेट कभी भी पूछा जाए तो कंडक्टिंग वॉल्यूम में कितना होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी, कंडक्टर। ठीक है ना, तो अगर आप इस मेटेलिक वॉल्यूम में किसी चीज को रख दोगे तो वो बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो इस शील्डिंग के फिनोमेना को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस चार्ज पता करने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग होलोस्फीयर है, मैंने ये बोला था कि अगर आप अज्यूम करो होलोस्फीयर है आपके पास जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है यानी कि उस पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पर उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस ले ली है मैंने थोड़ी सी, ठीक है ना, स्मॉल थिकनेस है उसके पास। आपने क्या किया, उसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, ये आपकी मेटालिक वॉल्यूम है। अगर ये मेटालिक वॉल्यूम है तो एक चीज तो आप श्योर हो, ये मेटालिक वॉल्यूम है तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दोगे तो क्योंकि इस मेटालिक वॉल्यूम में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज से अट्रैक्ट होंगे। तो देखा जाता है कि इस प्लस क्यू चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इस कैविटी के इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है यूनिफॉर्मली। क्यों यूनिफॉर्मली, क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज है वो एकदम सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो ये चारों तरफ से माइनस क्यू चार्ज को इक्वली अट्रैक्ट करता है। अब क्योंकि ये पूरी वॉल्यूम तो क्या रहनी चाहिए, हमेशा न्यूट्रल ही रहनी चाहिए, तो माइनस क्यू चार्ज क्योंकि इनर सरफेस पे इकट्ठा हो गया है और बीच में तो कोई चार्ज रह नहीं सकता है कंडक्टर में, हमें पता है सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। तो नेट चार्ज 0 करने के लिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसका मतलब आउटर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यानी कि अगर आप एक हॉलो कंडक्टिंग शेल के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख देते हो तो वो उस शेल के इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करता है और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस कर लेता है। समझ आई बात। और जो मेटालिक वॉल्यूम हमने लिए है उसमें तो नेट फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। अब एक चीज आपको और याद रखनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आगे समझने के लिए, वो हमें ये याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जैसे कि मैं बोल दूं कि हमने कोई चार्ज यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है किसी रीजन में एक सर्कुलर फॉर्म में, तो अगर कोई भी अंदर का पॉइंट चुन लिया जाए, कोई भी जनरल पॉइंट में ले लेता हूं P, जो कि इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे हो, तो क्या आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितनी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि मैंने ले लिया एक स्फेरिकल रीजन ले लो आप, ठीक है ना, तो अंदर कोई पॉइंट कभी भी लिया जाए किसी भी पॉइंट पे सेंटर से x दूरी पे, तो वहां पे नेट फील्ड क्या होगी, 0। कई लोगों ने आंसर दे दिया, एकदम सही आंसर। और इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बाहर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं Q, या Q मतलब कोई पॉइंट ले लो आप S, जो कि y दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड S पॉइंट पे कितनी होगी, क्या ये हम बता सकते हैं। बिल्कुल सही है, वो हो जाएगी KQ/y²। तो हमें समझ आया कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर वाले पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे होते हो तो आप सारे चार्ज को कंसंट्रेटेड मान सकते हो, कहाँ, सेंटर पे। ठीक है, तो आपको ये रट लेना है क्या कि फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ई नेट इनसाइड एट ऑल पॉइंट्स कितनी रहती है भाई, 0, और ई आउट बाहर वाले पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो KQ/y², या हम कह सकते हैं चार्ज इज अज्यूम्ड
टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर। यही तो किया आपने। आपने सारे क्यू चार्ज को कहां पे कंसंट्रेटेड मान लिया, सेंटर पे, और लिख दिया के क्यू बाय वाई स्क्वायर। यहां तक सबको बात क्लियर है? ठीक है, तो अब आपको यही देखना है कि किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किस तरह से, अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट हो तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो एक चीज तो हमें समझ आई अभी, जो हमने एक एग्जांपल देखा कि आपके पास एक हॉलो शेल था, उसके सेंटर पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, तो यूनिफॉर्मली माइनस क्यू उसके इनर सरफेस पे डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ, और यूनिफॉर्मली प्लस क्यू उसके आउटर सरफेस पे इंड्यूस हुआ। ठीक है ना? ऐसा हुआ क्यों, ये सोच के देखो। ऐसा हुआ इसलिए कि अगर आप देखो ये प्लस क्यू चार्ज जो कि बाहर वाली सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, अगर मैं वो पूछूं, या फिर मैं फिर से एक बार डायग्राम बना लेता हूँ, ये सेम डायग्राम बना रहा हूँ मैं, इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ बस। ये आपका चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे है, ठीक है ना, और माइनस क्यू आपका इनर सरफेस पे इंड्यूस हो ही चुका है, और एक प्लस क्यू चार्ज आउटर सरफेस पे इंड्यूस हो चुका है। ठीक है ना? अगर मैं यहां पर पूछूं कि ये कोई पॉइंट है P, इस बार P कहां पे है आपका, मेटालिक वॉल्यूम के अंदर है। मेटालिक वॉल्यूम का एक फिनोमेना आपको पता है कि नेट फील्ड क्या होनी चाहिए, उसमें 0 होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर मैं ये पूछूं कि इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस चार्ज, जो प्लस चार्ज आउटर सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, उस प्लस चार्ज की वजह से पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंड्यूस हो रही होगी। एक चीज आपको पता है कि ई नेट एट P ये फाइनली तो 0 आने वाला है। क्यों 0 आने वाला है? क्योंकि ये मेटालिक वॉल्यूम है। ठीक है, और मेटालिक वॉल्यूम में नेट फील्ड क्या होती है, 0 होती है। अब मैं बोलूं कि E एट P ड्यू टू इंड्यूस्ड प्लस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज बाहर इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से कितनी फील्ड होगी, तो आप क्या बोलोगे? जो प्लस क्यू चार्ज बाहर की सरफेस पे इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से इस पॉइंट P पे कितनी फील्ड जनरेट हुई होगी? अभिरूप बोल रहे हो के क्यू बाय 2r स्क्वायर। ये कहां से आया फॉर्मूला? ठीक है, हमें ये पता था नेट फील्ड 0 होने वाली है। अभी मैंने जस्ट चीज बताई है आपको कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अंदर कहीं भी पॉइंट आप ले लो, ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने अंदर फील्ड जनरेट नहीं करेगा। तो ये सेम ही तो चीज है। ये अंदर की चीजों को अगर आप भूल जाओ तो ये बाहर जो प्लस क्यू है, आप तो इसी पे फोकस कर रहे हो ना सिर्फ, तो बाहर जो प्लस क्यू है उसके लिए तो P जो है अंदर वाला पॉइंट है, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो तो फील्ड कितनी जनरेट कर रहा होगा, 0। समझ आ रही है बात? अगर मैं बोलूं कि E एट P ड्यू टू प्लस क्यू एट सेंटर, जो सेंटर पे प्लस क्यू रखा हुआ है उसकी वजह से P पॉइंट पे कितनी फील्ड जनरेट हो रही होगी, क्या कोई बता सकता है? मैं मान लेता हूं कि ये जो दूरी है P पॉइंट की, ये कुछ x है सेंटर से। ठीक है ना? P पॉइंट जो कि वॉल्यूम के अंदर है, उसकी दूरी सेंटर से कुछ x है। तो क्या आप बता सकते हो कि पॉइंट P पे सेंटर पे रखे हुए चार्ज की वजह से नेट फील्ड कितनी होगी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि E एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड, जो इनर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से फील्ड कितनी होगी पॉइंट P पे, तो क्या आप बता सकते हो कितनी होगी? जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से कितनी होगी? तो आंसर क्या आएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। क्यों हुआ ऐसा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हमें कैसे पता है? क्योंकि नेट फील्ड P पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बाहर वाले चार्ज की वजह से पहले से ही आपको पता है कितनी है, 0 है। अंदर वाले सेंटर वाले की वजह से कितनी आ रही है? अगर इस तरफ ये फील्ड आती है, मैं बोल देता हूं के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो इस माइनस क्यू चार्ज को अंदर की तरफ कितनी फील्ड बनानी पड़ेगी, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तभी तो नेट फील्ड क्या हो पाएगी, 0, क्योंकि दुनिया में 3 ही तो चार्जेस हैं। ठीक है ना? एक तो बाहर के लिए, एक इनर सरफेस के लिए, और एक सेंटर के लिए।
कुणाल तुम बोल रहे हो ये तो फोर्स हो गया, मतलब कोई पूछ रहा है कि फील्ड लिखते टाइम साइन लिखते हैं क्या? अरे मैं बस बताना चाह रहा हूँ, माइनस का मतलब ये हुआ कि जो प्लस वाले ने प्रोड्यूस की थी उसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस की गई होगी। समझ आ रहा है ना? मैंने पहले के क्यू स्क्वायर लिख दिया था गलती से, ठीक है। अच्छा तुमने गलती बता दी, धन्यवाद भाई साहब। समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है ना? तो आपको बस याद क्या रखना है कि अगर कोई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो खुद के अंदर जो फील्ड जनरेट करता है वो तो कितनी जनरेट करता है? जीरो। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इंड्यूस चार्ज की वजह से कितनी है, तो आप देख सकते हो कि उसकी वजह से फील्ड कितनी होनी चाहिए। वो हमें पता लगा कैसे, क्योंकि सेंटर वाली की वजह से फील्ड हमें पता थी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और सेंटर वाले की वजह से जो फील्ड है उसका ऑपोजिट फील्ड किसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा? माइनस क्यू चार्ज को, तभी वॉल्यूम के अंदर नेट फील्ड क्या हो पाएगी? जीरो हो पाएगी। ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलना चाहूँ तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें याद क्या क्या रखनी है चीज। 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, उसके बाद सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कहीं पर भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ई नेट इनसाइड वाले किसी भी पॉइंट पे कितनी आ जाती है? जीरो आ जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा मेटेलिक कंडक्टर वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो अभी तो हमने बहुत सिंपल लिया था कि चार्ज को मैंने सेंटर पे रख दिया था। हमेशा वो चार्ज को सेंटर पे रखें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप तो बस एक चीज याद रखो, वो ये है कि ई नेट मेटेलिक वॉल्यूम में कितना होगा? वो होगा जीरो। और इस पूरे स्पेस को आप दो रीजन में डिवाइड कर दोगे। इसे बोला जाएगा रीजन 1 और इसे बोला जाएगा रीजन 2। ठीक है ना? तो अंदर का एक रीजन पूरा अलग है और बाहर का एक रीजन अलग है। इस वॉल्यूम ने इस पूरे स्पेस को दो रीजन में डिवाइड कर दिया है, एक तो इनर रीजन है और एक आपका आउटर रीजन है। ठीक है ना? ये आपका आउटर रीजन है। आपको जो याद रखना है वो ये है कि ई नेट ड्यू टू ऑल चार्जेस इन इनर रीजन इज इक्वल टू जीरो। और दूसरी चीज ई नेट ड्यू टू ऑल चार्जेस इन आउटर रीजन इज ऑल्सो जीरो। कहां पर? अंदर के जितने भी चार्जेस हैं, अंदर के रीजन के जितने भी चार्जेस हैं, वो बाहर के रीजन के पॉइंट के लिए, उस रीजन से बाहर के सारे पॉइंट्स के लिए नेट फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेंगे? जीरो। सिमिलरली बाहर के जितने भी चार्जेस हैं, अभी तो क्या है, आपने बस एक चार्ज बाहर इंड्यूस किया था, और मान लो यहाँ पे कोई बाहर चार्ज एक और रख दे, ठीक है ना, टू क्यू रख दे, माइनस क्यू रख दे, तो बाहर के रीजन के जितने भी चार्जेस हैं वो सभी मिलके अंदर के सारे पॉइंट्स पे नेट फील्ड कितनी प्रोड्यूस करते हैं? जीरो। ठीक है ना? समझ आ रही बात? हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? पॉइंट आपको ये याद रखना है, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेट फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। दूसरी चीज, किसी भी मेटेलिक वॉल्यूम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। कोई भी मेटेलिक वॉल्यूम अगर वो क्लोज वॉल्यूम है, जैसे कि हमने हॉलो शेल लिया है, ठीक है, जनरली ऐसे ही लिया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो स्पेस को दो रीजन में डिवाइड करेगी। एक आपका वॉल्यूम के इनसाइड वाला रीजन होगा और एक वॉल्यूम के आउटसाइड वाला रीजन होगा। तो अगर जितने भी चार्जेस इंड्यूस वाले ले लो या किसी ने एक्सटर्नली रख दिए वो वाले चार्जेस ले लो, उनकी वजह से नेट फील्ड बाहर के किसी पॉइंट पे पूछी जाए, या इस रीजन के, ये रीजन यहां से है सिर्फ, इस रीजन के बाहर किसी भी पॉइंट पे इस रीजन के अंदर वाले चार्जेस की वजह से फील्ड पूछी जाए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। सिमिलरली इस रीजन के बाहर वाले जितने भी चार्जेस हैं, जो बाहर सरफेस पे इंड्यूस हुआ या बाहर किसी ने रख दिया,
उन सभी की वजह से अगर इस रीजन के अंदर वाले रीजन पे किसी भी पॉइंट पे फील्ड पूछी जाए तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। समझ आ रही बात? ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अभी समझने में, पर अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना, एग्जांपल लेके क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल मानो कि एक हॉलो शेल है, ठीक है ना, और हम मान लेते हैं कि उसके सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया है, मान लो क्यू चार्ज रख दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक में पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ ए, एक में पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ बी, और एक पॉइंट में यहाँ पे ले रहा हूँ सी। ठीक है, ए पॉइंट की दूरी आप मान सकते हो x है, बी पॉइंट की दूरी आप मान लेते हो y है, और सी पॉइंट की दूरी मैं मान लेता हूँ z है। ठीक है ना, ये डिस्टेंसेस दी हुई है। तो सबसे पहले तो इंड्यूस चार्ज हम शो कर देते हैं। प्लस क्यू चार्ज क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है तो माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली इंड्यूस हो जाएगा इनर सरफेस पे, और प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा कहाँ, आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एट ए फील्ड ड्यू टू क्यू, ठीक है ना, ये तो सेंटर वाला है, फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू और फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू जो कि बाहर इंड्यूस हुआ है, उनकी वजह से कितनी कितनी फील्ड आएगी, तो क्या आप बता सकते हो? ए पॉइंट पे जो सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ था उसकी वजह से फील्ड पूछी जाए तो कितनी आएगी, बताओ। ए पॉइंट पर, जो पॉइंट ए है हमें दिख रहा है, जो कि सेंटर से किसी एक्स दूरी पर है, उस पर अगर मैं फील्ड पूछ रहा हूं, जो ये चार्ज क्यू रखा हुआ है सेंटर पर, उसकी वजह से कितनी आएगी ए पॉइंट पे फील्ड, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो बात एकदम सही है, उसकी वैल्यू होगी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। सेंटर से दूरी उसकी कितनी है, एक्स है। अब जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है इनर सरफेस पे, उसकी वजह से इस पॉइंट ए पर नेट फील्ड पूछी जाए तो वो कितनी आएगी? बताओ। बात सही है, उसकी वजह से 0 आएगी। क्यों आएगी उसकी वजह से 0? उसकी वजह से 0 इसलिए आएगी क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किसी भी पॉइंट पे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कितनी फील्ड क्रिएट करता है, 0 क्रिएट करता है। सिमिलरली बाहर जो प्लस क्यू क्रिएट हुआ है उसकी वजह से इस पॉइंट ए पे नेट फील्ड पूछी जाए तो वो कितनी आएगी? बाहर जो प्लस क्यू क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ए पॉइंट पे पूछी जाए तो फील्ड कितनी आएगी, तो आंसर उसका भी क्या आता है, 0 आता है। क्यों? क्योंकि वो भी कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप देख सकते हो कि अंदर वाले पॉइंट के लिए बाहर के सारे चार्जेस जो कि सिर्फ क्या था, प्लस क्यू था, उसकी वजह से नेट फील्ड क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। समझ आ रही बात? इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि एट बी, बी हालांकि हम कर चुके हैं इसलिए मैं सीधे लिख देता हूं, क्यू जो सेंटर पे है उसकी वजह से क्या आ जाएगी, के क्यू बाय वाई स्क्वायर। ई माइनस क्यू की वजह से क्या आ जाएगा, बताओ। बी पॉइंट जो कि वॉल्यूम के अंदर है उस पर माइनस क्यू की वजह से कितनी फील्ड आएगी। अब अंदर के चार्जेस कौन कौन से हैं, ये अंदर वाला रीजन है आपका, उसमें एक क्यू था और एक माइनस क्यू था। तो अंदर वाले चार्जेस की वजह से बी तो उनके लिए बाहर वाला पॉइंट हो गया, तो बाहर वाले पॉइंट पर नेट फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो वो तो सेम आएगा, के क्यू बाय वाई स्क्वायर, बस उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इसलिए मैं माइनस साइन से बता रहा हूं ताकि इनका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ आई बात? ई प्लस क्यू की वजह से पूछा जाए तो प्लस क्यू की वजह से फिर से क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके लिए बी पॉइंट जो है वो अंदर वाला पॉइंट है। सिमिलरली मैं अगर आपसे पूछूं कि एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे जो सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, उसकी वजह से फील्ड कितनी होगी, तो उसकी वजह से फील्ड आ जाएगी के क्यू बाय जेड स्क्वायर।
और अगर मैं पूछूं कि ई माइनस क्यू जो कि इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से कितनी होगी, जो सी पॉइंट है उस पर सेंटर से दूरी कितनी है जेड, तो जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है वो सी पॉइंट पे फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा, के क्यू बाय जेड स्क्वायर। तो जो माइनस क्यू चार्ज इनर सरफेस पे इंड्यूस हो गया है वो इस सी पॉइंट पे कितनी फील्ड इंड्यूस करेगा, क्या कोई बता सकता है? कोई बोल रहा है जीरो, तो जीरो नहीं आएगी क्योंकि भले ही वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पर सी उसके लिए बाहर वाला पॉइंट है। अंदर वाले चार्जेस की फील्ड का सम बाहर क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अंदर वाले चार्ज का एक का फील्ड तो ये लिख दिया है और दूसरे का हमसे पूछा जा रहा है, तो अंदर वाले चार्ज का दूसरे का फील्ड क्या होना चाहिए, के क्यू बाय जेड स्क्वायर होना चाहिए। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट होगी। अच्छा, प्लस क्यू की वजह से क्या आएगा, जो बाहर प्लस क्यू जनरेट हुआ है उसकी वजह से सी पॉइंट पे फील्ड कितनी आएगी, क्या कोई बता सकता है? तो इनका सम तो बाहर वाले पॉइंट के लिए फिर से क्या आ गया है, जीरो। क्या अब जो बाहर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस क्यू उसकी वजह से सी पॉइंट पे फील्ड कितनी आएगी, कोई बता सकता है? तो बात सही है, के क्यू बाय जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब सी पॉइंट इस प्लस क्यू के लिए भी बाहर वाला पॉइंट है, तो इस प्लस क्यू को आप कंसेंट्रेटेड मान सकते हो सेंटर पे, तो नेट फील्ड क्या आ गई, के क्यू बाय जेड स्क्वायर। तो अगर इसका फील्ड डायग्राम बनाया जाए तो आप फील्ड कैसे शो करोगे, अंदर वाले पॉइंट्स पर क्या फील्ड है, तो आप देखो अंदर वाले पॉइंट्स पर फील्ड है और वो किसकी वजह से है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो उसे हम इस तरह से शो कर देते हैं। बीच में कोई फील्ड नहीं और फिर से बाहर कुछ फील्ड है। समझ आए? तो ये हो जाएगा कैविटी के साथ फील्ड डायग्राम। तो हमें याद बस ये रखना है कि अंदर के चार्जेस की नेट फील्ड का समेशन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, और बाहर के चार्जेस की नेट फील्ड का समेशन अंदर क्या आ जाता है, जीरो आ जाए। अंदर की नेट फील्ड का बाहर जीरो, बाहर की नेट फील्ड का अंदर जीरो। समझ आए? ठीक है, तो ये तो था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो कि आपको दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, यही हमने फिर से वही ले लिया है, हॉलो स्फीयर, और इस बार हमने जो प्लस क्यू चार्ज रखा है वो उसके सेंटर पे ना रख के थोड़ा सा साइड में रख दिया है। तो अब बताओ अंदर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कितना होगा, अंदर वाली सरफेस पर चार्ज जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा। तो अभी भी ये चार्ज प्लस क्यू है तो वो अपने अट्रैक्ट जो करेगा चार्ज, वो कितने चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। पर इस बार उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ दिखेगा आपको, चार्ज के पास, तो वहां पे चार्ज की डेंसिटी हाई होगी, और दूर जाने पे चार्ज की डेंसिटी कैसी होगी, लो होगी। पर नेट चार्ज जो अंदर है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है माइनस क्यू का। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बाहर वाले पॉइंट पे, बाहर वाली सरफेस पर जो प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आंसर क्या आएगा, बाहर वाली सरफेस पर। हमें ये तो पता है कि क्योंकि ये न्यूट्रल है तो नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए, तो अंदर अगर माइनस क्यू आ चुका है तो बाहर वाली सरफेस पे क्या आना चाहिए, प्लस क्यू आना चाहिए। अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन ये है कि बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म। तो सभी लोगों ने कहा है नॉन यूनिफॉर्म, शोएब ने कहा है बस यूनिफॉर्म। तो आंसर आता है कि सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है ना? अब यही इंटरेस्टिंग बात है, क्यों हुआ ऐसा। अंदर वाली सरफेस पर
तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन यूनिफॉर्मली, पर बाहर वाली सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। क्या कारण है इसका? बड़ा ही सिंपल सा कारण है। ये पॉइंट ले लेता हूं मैं P। इस पॉइंट P पर अंदर वाले चार्जेस की वजह से नेट फील्ड क्या होनी चाहिए? क्योंकि अंदर वाले चार्जेस के लिए ये पॉइंट P बाहर वाला पॉइंट है, तो अंदर वाले चार्जेस की वजह से बाहर वाले पॉइंट पर नेट फील्ड क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। सिमिलरली इन बाहर वाले चार्जेस के लिए ये P कौन सा पॉइंट है? अंदर वाला पॉइंट है। तो इन बाहर वाले चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर नेट फील्ड क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो अगर आप बाहर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे तो क्या बाहर वाला जो चार्ज होगा +Q वो यहाँ पे नेट 0 फील्ड दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अंदर वाले रीजन के चार्जेस को बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि अंदर वाले चार्जेस अपनी फील्ड्स का समेशन बाहर वाले पॉइंट्स पर नेट क्या दे सकें? 0 दे सकें। सिमिलरली बाहर जो दुनिया में चार्जेस होंगे उन्हें अंदर वाले चार्जेस से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस ये मतलब है कि हम सभी की नेट फील्ड का समेशन अंदर वाले पॉइंट्स के लिए क्या हो सके? 0 हो सके। क्योंकि इस पॉइंट P पे बाहर वाले चार्जेस की वजह से नेट फील्ड क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि आउटर सरफेस पे +Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जबकि अंदर वाले चार्ज, अंदर वाले के लिए अगर मैं लिखता ये डिस्टेंस है मान लो x, अगर मैं बोलता कि फील्ड क्या होगी P पे ड्यू टू +Q, ठीक है ना, जो +Q यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप उसका आंसर बता देते k3/x², ठीक है ना। अब इसी P पे मैं अगर फील्ड पूछूं -Q इंड्यूस्ड की वजह से, जो -Q इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से, तो आपको ये पता है कि इसका फील्ड और जो -Q है उनकी फील्ड का समेशन मिलके क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो वैल्यू तो उसकी यही आने वाली है। समझ आ रही बात? लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना पड़ेगा? नॉन यूनिफॉर्म होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि इसकी फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? अगर आप कैसा ले लो, अगर आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हो, अगर अंदर वाली कैविटी पे आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हो तो आप सारे चार्ज को कंसंट्रेटेड कहाँ मान सकते हो? सेंटर पे। तो फिर वो चार्ज इस पॉइंट P पे फील्ड इस तरफ नहीं बना देता, तो वो फिर इस +Q चार्ज की फील्ड को कैंसिल आउट कैसे करता? मतलब अपनी तरफ बनाता, तो वो फिर इस +Q चार्ज की फील्ड को कैंसिल कैसे करता? इसलिए अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा अजीब सा हुआ कि सारे चार्ज को कंसंट्रेटेड सेंटर पे नहीं माना जा सकता होगा, और क्योंकि इस प्लस चार्ज की वजह से फील्ड P पॉइंट पे इस तरफ आई है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अपनी नेट फील्ड को कुछ इस तरफ ले रहा होगा ताकि एक दूसरे को क्या कर सके? कैंसिल आउट कर सके। समझ आ रही है बात? तो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब बात आती है कि बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा केस इमेजिन करो, अगर ऐसा बोला जाए, मान लो कि ये है हॉलो कंडक्टिंग शेल, आप, ठीक है ना, इसके सेंटर पे रखा है +Q चार्ज और फिर से ये न्यूट्रल है। तो अगर मैं पूछूं कि अंदर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो अब तक तो आप समझ चुके हो कि वो, सॉरी +Q रख लेते हैं बीच में, बाहर जो होगा वो -Q। तो अब इसकी आउटर सरफेस पे कितना चार्ज यूनिफॉर्म होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? यहाँ तो हमें पता लग गया ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इनर सरफेस। क्वेश्चन में बस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक चार्ज +Q और रख दिया बाहर। तो क्या अब जो आउटर सरफेस पे इंड्यूस कितना होगा वो तो हमें पता है, क्योंकि अंदर इंड्यूस हुआ है -Q, तो बाहर की सरफेस पे इंड्यूस होगा +Q। और अब वो बाहर वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? बताओ। नॉन यूनिफॉर्मली, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऐसा सोच के देखो कि फिर से मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, अगर P, ठीक है ना, अगर आपने ये पॉइंट ले लिया P, तो ये तो क्लियर हो रहा है ये अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं।
तो सेंटर पे नेट चार्ज क्या हो गया 0, तो अंदर वाले चार्जेस ने पी पॉइंट पे फील्ड कितनी बना दी 0। और बाहर वाले के लिए अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होता तो वो तो पी पॉइंट पे कितनी फील्ड बना देता नेट 0 बना देता। तो फिर पी पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड कुछ ना कुछ तो आ जाती, तो फिर तो हमारा प्रिंसिपल ही खत्म हो जाता। हमारा प्रिंसिपल ये है कि अंदर के चार्जेस ने नेट मिला के फील्ड पी पे कितनी बनाई 0, तो बाहर के दुनिया के चार्जेस भी नेट फील्ड पी पे कितने बनाने चाहिए 0। बाहर के चार्जेस में ये जो क्यू रखा हुआ है, मान लेता हूँ ये कोई दूरी x है, तो इस क्यू ने इस पॉइंट P पे फील्ड इस तरफ बना दी होगी एक k क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो बाहर का चार्ज जो प्लस क्यू है वो अब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि वो नेट फील्ड बना सके पॉइंट P पे इस तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड की। तो बाहर जो प्लस क्यू है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या अब ये क्लियर हो रहा है कि कब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि अंदर वाले चार्जेस की वजह से नेट फील्ड बाहर 0 आ जानी चाहिए और बाहर वाले चार्जेस की वजह से अंदर नेट फील्ड क्या आ जानी चाहिए 0 आ जानी चाहिए। ठीक है ना। बेटा एक बार रिपीट करने का मतलब क्या है, मैंने अभी तो बोला तुमसे, अंदर वाले चार्जेस ने पॉइंट पी पे नेट फील्ड क्या कर दी 0, तो बाहर जो चार्ज आपने प्लस क्यू ला के रखा है वो इस पॉइंट पी पे फील्ड इस तरफ बना रहा होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर आप प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो उसके लिए तो पॉइंट पी अंदर वाला पॉइंट हो जाएगा, तो वो तो पी पे नेट फील्ड क्या बना देगा 0। इसका मतलब बाहर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वो भी नेट फील्ड इसके ऑपोजिट बना सके, कितनी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और नेट फील्ड क्या हो सके 0। ठीक है ना। मैं एक बार केस रिपीट नहीं कर पाऊंगा फिर से, ठीक है ना। आप सभी लोग कह रहे हैं केस 2 बताइए, केस 1 बताइए, ठीक है ना। आप वापस से लेक्चर देख लेना, समझ आ जाएगा। इस पे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बेटा रुद्रायन तुम इतनी टफ चीज क्यों करना चाहते हो हमेशा? सेंटर से डिस्टेंस दिया रहेगा तो आप फंक्शन निकालना चाहते हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मुझे नहीं लगता कि अपने स्कोप में वो हद से ज्यादा मुश्किल चीज हो जाएगी। कैसे निकालोगे आप? ठीक है ना, क्योंकि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस एंगल पे फील्ड बना रहा है, एक पॉइंट चार्ज कितने रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बहुत अजीब हो जाएगा वो। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये आपके पास हॉलो कंडक्टिंग शेल है, सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है, कैविटी की रेडियस आर है, स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, और ये है आपका पॉइंट क्यू। पहला तो आपको बताना है फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। दूसरा आपको बताना है फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाहर कैसा होगा। पहली चीज मैं अगर पूछूं कि ये हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर था, ठीक है ना, और आपने बाहर एक चार्ज रख दिया है क्यू किसी डिस्टेंस एक्स पर, और अंदर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। तो पहले आप सबसे पहले तो ये बता दो कि नेट फोर्स ऑन क्यू कितना होगा, नेट फोर्स ऑन क्यू कितना होगा। तो अभी रुक, तुम्हारा आंसर गलत है जो तुमने दिया। एक चीज तो क्लियर है कि नेट फोर्स ऑन क्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। अब बस आपको ये बताना है कि जो अंदर इंड्यूस नेगेटिव चार्ज हुआ होगा उसकी वजह से
इस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो हमें पता है क्योंकि ये चार्ज सेंटर पे रखा है, तो अंदर जो चार्ज इंड्यूस हुआ होगा वो यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो अंदर तो होगा यूनिफॉर्म, क्योंकि अंदर वाले चार्ज को बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, बाहर एक दूसरा क्यू आके बैठा हुआ है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा माइनस क्यू, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना। तो इसकी वजह से पूछा गया है इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होगा पॉइंट चार्ज क्यू पे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि अंदर जो यूनिफॉर्म माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी वजह से फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, जीरो, तो फोर्स भी कितना होगा, जीरो। ठीक है ना। अब अगर पूछा जाए कि बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लस क्यू का वो पॉजिटिव होगा, वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो क्या बोलोगे। बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लस क्यू का वो यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का बाहर जो इंड्यूस होगा प्लस क्यू चार्ज, इसका फोर्स बेसिकली इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों का समेशन इस क्यू पॉइंट पर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि ये क्यू रखा हुआ है और इससे x दूरी पे ये क्यू रखा हुआ है जो बाहर वाला क्यू है, तो ये तो यहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा एक के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो बाहर वाला जो प्लस क्यू चार्ज है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि वो इस क्यू पे बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूं जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा वो इस क्यू पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि वो फोर्स लगा सके के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रहा है। शुरुआत में मुश्किल लगता है सुनने में पर है सिंपल। बस आपको ये याद रखना है कि अंदर वाले सारे चार्जेस मिलके नेट फील्ड क्या बनाते हैं, जीरो, और बाहर वाले सारे चार्जेस मिलके अंदर नेट फील्ड कितनी बनाते हैं, जीरो। ठीक है ना, ये मैंने लिख भी दिया है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा। इसमें दो कैविटी ले ली गई हैं और दोनों के सेंटर पे एक पे Q1 चार्ज रखा है, एक पे Q2 चार्ज रखा है। और आपको इन पार्ट्स के आंसर देने हैं। यहाँ पे रखा हुआ है Q2, यहाँ पे रखा गया है Q1। ये बात है, अंदर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उससे तो हमें मतलब नहीं है, बाहर कोई चार्ज नहीं है तो हम ये समझ सकते हैं कि बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो कैसा आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। वैल्यू कितनी होगी, ये सेंटर पे रखा है Q2 तो इसकी कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माइनस Q2 का होगा, इसके अंदर माइनस Q1 का होगा, तो बाहर जो चार्ज इंड्यूस होगा Q1 प्लस Q2 होगा। तो पहला चार्ज तो हो गया कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हमें बताना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पे फोर्स कितना होगा Q1 की वजह से, सॉरी माइनस Q1 की वजह से। तो माइनस Q1 इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से Q2 पे फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो Q2 पे फोर्स निकालना है इस नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है जो इस कैविटी के अंदर, उससे बाहर वाले चार्ज की वजह से तो अंदर सारे पॉइंट्स पे जीरो ही आने वाला फोर्स, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि बाहर तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस Q2 पे देखा जाए अगर, तो Q2 पर माइनस Q2 ने कितना फोर्स लगाया होगा, तो उसका आंसर तो क्या आ जाएगा, जीरो, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है जो है फोर्स ऑन Q2
ड्यू टू माइनस Q2, ठीक है ना। उसका आंसर तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसा होने वाला है, यूनिफॉर्म होने वाला है। अब हमें ये पता है कि अंदर वाले सारे चार्जेस का समेशन बाहर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। खैर अभी तो सिर्फ ये पूछा गया है कि इस Q2 पर माइनस Q1 जो अंदर इंड्यूस हुआ है वो कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो आपको पता है ये जो प्लस Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, ये इस प्लस Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 बाय A प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर पूछा जाए कि माइनस Q1 जो है वो कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो क्योंकि हम जानते हैं कि नेट फोर्स तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है सारे फोर्सेस की वजह से क्योंकि माइनस Q2 की वजह से पहले से ही 0 है, प्लस Q1 की वजह से हम निकाल चुके हैं, तो माइनस Q1 की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ये तो आया है प्लस की वजह से, तो माइनस Q1 की वजह से फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए माइनस Q1 Q2 बाय A प्लस B का होल स्क्वायर। समझ आया? पॉजिटिव वाले की वजह से जितना था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा नेगेटिव वाले की वजह से। चौथा पार्ट, अगर आपसे पूछे कोई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी होगी, तो क्या हम वो बता सकते हैं, नेट फील्ड एट P पॉइंट पर। बिल्कुल सही है, समझ गए लोग, मतलब रुद्रायन ने 0 आंसर दिया, 0 कैसे होगा भाई। तो P जो है वो बाहर वाला पॉइंट है, तो अंदर वाले सारे चार्जेस की वजह से बाहर नेट फील्ड तो क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। लेकिन ये जो बाहर Q1 प्लस Q2 यूनिफॉर्मली इंड्यूस हुआ था, ये तो बाहर है, और बाहर वाले चार्जेस की वजह से बाहर तो फील्ड आ सकती है ना, बाहर वाले चार्जेस की वजह से अंदर नहीं आती, अंदर वाले चार्जेस की वजह से बाहर नहीं आती, लेकिन बाहर वाले चार्जेस की वजह से बाहर तो आ सकती है। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो सारे चार्ज को हम सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, तो जो फील्ड आएगी वो हो जाएगी K Q1 प्लस Q2 बाय एक्स स्क्वायर। समझ आई बात? काफी लोगों का आ गया आंसर, क्लियर हुआ? एक और पार्ट है, कर लो, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 प्लस Q2 ऑन आउटर मोस्ट सरफेस। वो तो सिंपल ही है, फिफ्थ पार्ट तो ऐसे ही पूछा गया है। आपको बताना है फोर्स ऑन Q2 क्या होगा ड्यू टू Q1 प्लस Q2 जो कि बाहर की सरफेस पे है। तो क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि Q1 प्लस Q2 जो बाहर की सरफेस पे है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से तो अंदर कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। तो फोर्स ऑन Q2 ये तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थर्ड पार्ट पूछ रहे हैं मंटू जी शायद, थर्ड पार्ट में कैसे, 3 नंबर एक्सप्लेन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू माइनस Q2। बेटा Q2 ये है और माइनस Q2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नेट फील्ड क्या होती है, 0, तो नेट फोर्स भी क्या होगा, 0। बेसिकली Q2 ऐसे रखा हुआ है और माइनस Q2 उसके चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड कितनी आती है, 0 आती है, इसलिए थर्ड पार्ट का आंसर 0। कोई दिक्कत? फाइव वाला, फिफ्थ वाले में डाउट है, Q2 की वजह से पूछा गया Q2 पे फोर्स क्या होगा बाहर जो है Q1 प्लस Q2 उसकी वजह से। तो बाहर जो Q1 प्लस Q2 है ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसकी वजह से तो अंदर हर जगह पे फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी, इसलिए अंदर क्या हो गया, फोर्स 0 हो गया। फिफ्थ में ये लिखा हुआ है। अब इन क्वेश्चंस में आपको बताना है फाइंड द चार्जेस ऑन इनर एंड आउटर सरफेस। आगे जो क्वेश्चन दिए आपको इनर और आउटर सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा फाइनली वो बताना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इनर और आउटर सरफेस पे कितना कितना चार्ज है टोटली, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वही आपके पास हॉलो शेल है, ठीक है ना,
और उसकी इनर सरफेस को प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया है, हाइपोथेटिकली ऐसा मानना है कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ रुका हुआ है, ठीक है, और माइनस क्यू को सेंटर पे रख दिया गया है। तो अब बताओ इनर सरफेस पे फाइनली चार्ज कितना होगा और आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा। ध्यान से करना, थोड़ा सा सोच समझ के करना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कितना कितना होगा। हाइपोथेटिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि अंदर प्लस क्यू चार्ज चिपका रहता है, हालांकि हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंडक्टर में सिर्फ अंदर वाली सरफेस पे चार्ज दे दो, पर हमें मान के चलना है हाइपोथेटिकली कि अंदर चार्ज रह जाता है, ठीक है ना। तो फाइनली आपको बताना है ये माइनस क्यू रखने के बाद इनर सरफेस पे चार्ज कितना रहेगा और आउटर सरफेस पे चार्ज कितना रहेगा। बताओ जरा। पता नहीं कोई आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सा है, सेंटर पे आपने रखा है माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू अपने चारों तरफ कितना चार्ज इंड्यूस करना चाहता है, प्लस क्यू। प्लस क्यू तो पहले से ही है, तो क्या इस कंडक्टर से कोई प्लस क्यू फ्लो करके यहाँ पे आ पाएगा? क्या ये कंडक्टर अपनी इंटरनल सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे प्लस क्यू इंड्यूस करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्लस क्यू पहले से ही है। तो जब वो अंदर प्लस क्यू इंड्यूस नहीं करेगा तो माइनस क्यू बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई इंडक्शन हुआ ही नहीं। तो इनर सरफेस पे तो आप कह सकते हो कि चार्ज होगा प्लस क्यू जो कि आपने दिया था, और आउटर सरफेस पे चार्ज होगा वो होगा 0। समझ आ रही है बात? क्या किया मैंने, ये माइनस क्यू चार्ज अगर आप सेंटर पे रखते और ये प्लस क्यू नहीं होता, तो ये माइनस क्यू चार्ज इस कंडक्टर को बोलता कि आप इनर सरफेस पे कितना इंड्यूस कर दो, प्लस क्यू इंड्यूस कर दो। अगर इनर सरफेस पे प्लस क्यू इंड्यूस किया जाता तो आउटर सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस होता, लेकिन इस माइनस क्यू के लिए पहले से ही प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ था, तो उसे प्लस क्यू इंड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसे अंदर प्लस क्यू इंड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी तो उसे बाहर माइनस क्यू इंड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो टोटल चार्ज कितना हो गया आपका, बाहर वाली सरफेस पे 0, और इनर जो आपने दिया था वो प्लस क्यू का प्लस क्यू रह गया। समझ आई बात? समझ आई क्या बात? यानी कि बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड बता सकते हो कितनी होगी, ई आउटसाइड। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अगर मैं ऐसे ही एडिशनल क्वेश्चन पूछ लूं कि बाहर वाले पॉइंट पे, कहीं भी बाहर में एक पॉइंट उठा लूं, तो वहां पे नेट फील्ड कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि अंदर वाले चार्जेस तो कभी बाहर प्रोड्यूस करते ही नहीं है और बाहर वाला चार्ज है ही नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली अंदर नेट फील्ड कितनी होगी अगर ये पूछ लिया जाए, तो उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए होगा, क्योंकि बाहर वाले चार्जेस अंदर नहीं प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बस हमें ये पता है बाहर तो चार्ज है ही नहीं, तो अंदर कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। समझ आया? सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकेंड क्वेश्चन में वही आपका हॉलो कंडक्टर है, ठीक है ना, और इस बार इनर सरफेस को -2q दे दिया गया है, पहले से ही दे दिया गया है, और सेंटर पे चार्ज लाके प्लस क्यू रखा गया है। तो फाइनली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, बताओ। बोलो भाई। अगर आपने इनर सरफेस को -2q पहले से दे दिया है तो अंदर कितना चार्ज होगा और बाहर कितना चार्ज होगा? तो कॉमन सेंस है, आपने अगर यहाँ पे प्लस क्यू रखा है तो अंदर कितना चार्ज चाहता होगा, -q। तो -2q था, उसमें से -q तो कहां रह जाएगा, अंदर। क्या इसमें कोई इंडक्शन हुआ है क्या? नो इंडक्शन। इसमें भी इंडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही चार्ज रखा हुआ था,
तो -2q में से -q तो अंदर रह जाएगा और बचा हुआ -q कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो इनर सरफेस पे अगर पूछा जाए चार्ज कितना होगा, -q, आउटर सरफेस पे चार्ज पूछा जाए तो कितना होगा, -q। समझ आई बात।